नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी में इन दिनों योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि सर्वे सर्वा जो है वो यूपी में योगी आदित्यनाथ है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें साइडलाइन करने की भरकस कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि योगी आदित्यनाथ को किनारे करने के लिए यानी कि उनका पत्ता काटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नागपुर जा रहे हैं और वहां पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा उनके नाम को लेकर। और फिर उनको धीरे से यूपी से हटाकर जो है वो सेंट्रल में भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ ये जो कदम की चर्चा हम आप वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से करेंगे, उसमें यही समझने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है, क्योंकि आरएसएस योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ गुजरात लॉबी जो है वो योगी आदित्य के नाम को काटना चाह रही, मतलब हटाना चाह रही है यूपी के सियासत से। इस वजह से ये जोड़ तोड़ जो है देखने को मिल रहा है। अंदर खाने तमाम वो तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं, जिसकी चर्चा इस वीडियो में, इस डिस्कशन में हम जो है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। सर, आपका 4 पीएम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शोभित जी। जी सर। सर, समझना चाहेंगे क्योंकि ये गुत्थी जो है यानी कि यूपी के लिहाज से योगी आदित्यनाथ के नाम की जो गुत्थी है वो अब उलझती हुई नजर आ रही है। इसमें तमाम तरह के पेच भी नजर आ रहे हैं, रस्साकसी भी देखने को मिल रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर के जो नेता है, वो दबे कह सकते हैं दबी आवाज में कुछ सुगबुगाहट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनसे बातचीत करो तो वो ये चीज का मैसेज दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है बहुत जल्दी अब यूपी से उनकी विदाई होगी। और जैसा कि आपने भी बातचीत में कई बार इस बात पर जो है बात की है और ये मैसेज दिया है कि लगभग योगी आदित्यनाथ जो है वो अब केंद्र की सत्ता में नजर आ सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, समझना चाहूंगा आपसे कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो रस्साकसी अंदर खाने देखने को मिल रही है, ये किस अंजाम तक जाएगी? इसका अंजाम क्या होगा? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ यूपी से उनकी विदाई हो जाएगी? और अगर विदाई होगी तो यूपी में कौन चेहरा, केशव प्रसाद मौर्य है, राजनाथ सिंह का भी आपने उस दिन जिक्र किया था कि हो सकता है कि एक बार फिर से जो है नजर आ सकते हैं यूपी की सियासत में। और अपने नाम उनके बेटे का भी नाम जो है थोड़ा बहुत चर्चा में आ रहा है, हालांकि राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन दबे आवाज में उनके लड़के का भी नाम का जिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में उनके बेटे का भी नाम, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का भी नाम जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये सारा समीकरण क्या कुछ दिखा रहा है? कौन यहाँ पर सेट होगा, किसका पत्ता कटेगा और कौन जो है अपनी मंशा को मनवाने में कामयाब हो जाएगा? क्या लगता है सर आपको? देखिए शोभित, अगर आप ये चीज देखें कि योगी को यूपी से हटाया जाएगा और योगी को यूपी से हटा के कहाँ ले जाया जाएगा। भाई, अगर यूपी से जी योगी जी को हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं अच्छी जगह ले जाया जाना चाह रहे होंगे। दूसरी चीज के जी आरएसएस चाहेगा कि योगी का विस्तार हो और जो संघ लोबी है वो चाहेगी कि इनका डिमोशन हो, क्योंकि उनके लिए ये खतरा जी है। इस पर लगातार चर्चा आपके चैनल पे आपके साथ भी हुई है कि देखिए जी योगी जी बिल्कुल। को संघ बढ़ाना चाहता है और गुजरात लोबी काटना चाहती है। ये मेन मुद्दे हैं दोनों के। अब इसमें जी पैंतरेबाजी चल रही है। अब जो गुजरात लोबी है वो पहले तो ये सोचती थी कि भाई इनको हटा दिया जाए, इनको साइडलाइन करके अपना मुख्यमंत्री यूपी में बना दिया जाए। तो इतनी आसानी से अब योगी को हटाना गुजरात लॉबी के लिए आसान है नहीं, वो बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि योगी के ऊपर आरएसएस का हाथ है और इसके अलावा उनका जो ग्रुप है उसमें बहुतायत में विधायक हैं। तो पार्टी टूट के खतरे पे आ जाएगी, इससे भी गुजरात लॉबी डरती है। इसीलिए वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाथ डालने से डरती है। तो उन्होंने पिछले दिनों, आपको याद होगा, जब 2 दिन के लिए दिल्ली में योगी जी थे तो उनको एक ऑफर दिया था कि भाई आपको केंद्र की राजनीति में मंत्री बना देते हैं। और उसमें ये बात हुई थी कि डिफेंस मिनिस्टर इनको बना दिया जाए। ये इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र की राजनीति में अगर मुझे मंत्री बनाया जाता है, इसका मतलब है कि आपको डंप किया जाना। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो शिवराज चौहान हो, चाहे बाकी के कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, उनकी कोई हैसियत दिल्ली में नहीं है। तो इसलिए योगी जी ने एक्शन लिया कि भाई मुझे अगर जाना ही है, हटना ही है, तो मैं मठ पे जाऊं, मैं गोरखपुर जाऊं।
मैं दिल्ली में डंप क्यों जाऊं, जाके डंप भी होना है तो मैं गोरखपुर में डंप होऊंगा ना। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो उसके बाद जो जो आरएसएस ने जो गुजरात लॉबी को अपनी तरफ से जो 2 नाम दे रखे हैं पुराने, कि भाई इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे नाम डमी देते हैं अपने पास से, तो सारे नाम रिजेक्ट कर दिए आरएसएस ने। उसके बाद आरएसएस की तरफ से ये सजेस्ट किया गया कि भाई बनाइए आप जो है संजय जोशी को बनाइए या वसुंधरा राजे को बनाइए, उस पर वो असहज हैं। तो उसके बाद आरएसएस ने सीधा सीधा कह दिया कि फिर योगी आदित्यनाथ को अगर यूपी से हटाना है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में आके है, तो उनका कोई यूपी से हटना थोड़ी माना जाएगा, वो तो उनका प्रमोशन है कि उनको एक राजधानी स्टेट की राजधानी से लाके केंद्र की राजधानी में बिठाया जा रहा है। तो इनके लिए बड़ा प्रमोशन है और बड़ा एक्सपोजर उनके लिए आगे आ रहा है। इससे उनकी प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है वो बढ़ेगी। तो इस पे विचार विमर्श चल रहा है दोनों तरफ से। और गुजरात लॉबी इसी को लेकर सख्ते में है कि अगर योगी दिल्ली में आ जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए वो उनसे बचने के लिए पैंतरे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार बाकी जगह भी चर्चा हो रही है कि आरएसएस और गुजरात लॉबी में भयंकर रूप से ठनी हुई है, और उसके तमाम कारण हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से गुजरात लॉबी बिहेव कर रही थी, और वो संघ को भी एक तरफ से कुछ समझ नहीं रही थी, और संघ को भी वो ये सोच रही थी कि जैसे हमने बाकी सबको सेट कर दिया है, संघ भी सेट हो गया है। और संघ भी दबा हुआ था। संघ क्यों दबा हुआ था कि संघ के भी तमाम एजेंडे तो ये सरकार लागू कर ही रही थी ना। भाई संघ को जो चाहिए था वो संघ को सब कुछ इन्होंने दिया। चाहे उनके ऑफिसेस बनाने की बात हो, चाहे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो शिक्षा में लागू करनी हो, दूसरे उनके जो भी इतने सारे काम सरकार लगातार कर रही है। तो संघ को क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा राजनीति हमें अपने तरीके से करने दीजिए, आप अपने एजेंडे का ख्याल रखिए, आप बताइए जो आप कहेंगे वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर राजनीतिक दखल अंदाजी भी भारतीय जनता पार्टी में करेंगे तो उसमें हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये गुजरात लॉबी ने उनको कह दिया था, इसीलिए संघ भी चुप बैठा था। लेकिन ये तस्वीर 2024 के बाद से बदल गई है कि जिस प्रकार से योगी जी को या बाकी लोगों को हटाने की बात करते हैं, तो संघ इसलिए आगे आता है कि आपने जिस प्रकार से देखा कि गुजरात लॉबी ने हर चीज अपने हाथ में ली थी, अपने तरीके से किया। एक तो सबसे बड़ा जो झटका लगा संघ को वो नड्डा के बयान से लगा। उसके बाद में दूसरी चीज ये थी कि अब की बार 400 के पार, तो ये गलत नारा आपने दिया। दूसरा ये था कि आप कहीं भी लिखते हैं, कहीं भी प्रचारित करते हैं, मोदी सरकार की आप बात करते हैं, आप भाजपा सरकार की बात क्यों नहीं करते। तो कई सारी चीजों पे संघ जो था इन चीजों को लेकर नाराज था कहीं ना कहीं, और वो नाराजगी जो संघ की थी वो खुल के आ गई है। तो संघ कहीं ना कहीं इस चीज के लिए इनको जिम्मेदार समझ रहा है कि आज जो बैसाखियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाए, योगी मोदी को सबको साइडलाइन कर दिया जाए। संघ का विचार ये है कि जिस प्रकार से आज स्थिति बन गई है गुजरात लॉबी की, उसमें बदलाव किया जाए और उसकी जगह नए लोग आए, और ऐसे लोग अध्यक्ष बने, ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने जिनकी पार्टी में मान्यता हो। क्योंकि आज आपको देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे भी कुछ सांसद हैं जो संघ की विचारधारा के, संघ की मानसिकता के हैं। तो उन्होंने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आपको जो है हर जगह डमी ही क्यों चाहिए, आपको डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, डमी मंत्री चाहिए, जितने भी की पोस्ट हैं आपको सब डमी चाहिए। तो ये चलने वाला नहीं है। तो आरएसएस मुखर होकर लगी हुई है। अब नतीजा 30 मार्च को निकलेगा। अब वो क्या नतीजा निकलता है उसके लिए तो हमें 30 मार्च तक इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल सर, समझना चाहूंगा आपसे कि अच्छा योगी आदित्यनाथ के कद से नुकसान क्या है। एक तो सवाल ये मेरे जहन में हमेशा आता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि लगातार आरएसएस योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि ठीक है आप बढ़े आगे। लेकिन गुजरात लॉबी जो है वो कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं वो अमित शाह को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, हमेशा उनका पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बातें चल रही हैं, जो अटकलें चल रही हैं, कि यहाँ तक कि लोग, राजनीतिक जानकार कुछ यहाँ तक कह रहे हैं कि नागपुर का दौरा जो प्रस्तावित है वो इसी बात के लिए हो रहा है। एक तो मतभेद दूर हो जाए किसी तरीके से आरएसएस और जो गुजरात लॉबी के बीच में चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज है कि प्रमुख चर्चा का केंद्र कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर भी जो है प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं नागपुर में जाकर। आपको भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है क्या?
नहीं, खाली योगी के बारे में नागपुर जाके बात होगी ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक पैमाना तय किया है 75 साल का, जो इस साल उनका पूरा हो रहा है, उस पर भी वो चर्चा करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिले। वो इतनी आसानी से पद नहीं छोड़ना चाहते, ये सब जानते हैं। दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि यही प्रधानमंत्री 11 साल के लगभग होने वाले हैं, एक बार भी संघ कार्यालय नहीं गए। ये संघ के जो मुख्यालय में आज तक ये नहीं गए हैं। नागपुर कई बार गए, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने उस क्षेत्र में गए, लेकिन ये संघ कार्यालय नहीं गए। इस बार संघ कार्यालय जा रहे और संभावना ये है शायद रात्रि विश्राम भी वहां करेंगे। अब आप जिस विचारधारा से निकले हैं, जिस संगठन से आप निकले हैं और 11 साल तक आप उस संगठन में नहीं जाएं, इसका मतलब जताता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी मानसिकता है, क्या विचारधारा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये विचारधारा 24 के जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद ये विचारधारा इसलिए बदली है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कमजोर सरकार है, वो बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सर्वदलीय विचारधारा वाला हो, जिसकी दूसरे दलों में भी मान्यता हो। वाजपेयी जी की तरह ऐसा एक सॉफ्ट नेचर का आदमी हो, जिसके अलग सियासी दलों में भी संबंध हो। और आपने जो सवाल पूछा था कि योगी जी को क्यों आरएसएस बढ़ाना चाहती है, क्यों ऐसा करना चाहती है, देखिए आरएसएस जो है एक हिसाब से देखा जाए तो वही उसी के हाथ में कंट्रोल होता है, वही भारतीय जनता पार्टी को सदैव चलाती है। अगर हम पुराना जिक्र करें, कट्टरवादी नेता थे अडवाणी जी, लेकिन उनके बाद दूसरा सॉफ्ट चेहरा वाजपेयी के नाम पे था। उसके बाद में फिर 2002 में हिंदुत्व का और कट्टरवादी चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में उभरा और नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ तक पहुंचे। तो संघ भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि हमें दोनों तरह के चेहरे पार्टी में चाहिए। तो आज कट्टरवादी चेहरे तो हैं, सॉफ्ट वाले नहीं है। और मोदी के बाद कट्टरवादी हिंदुत्व का चेहरा कौन होगा, इस पे भी तो विचार विमर्श संघ में चल रहा है ना। तो मोदी के बाद जब हम देखते हैं कि हिंदुत्ववादी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के कौन है, तो सबकी नजर आके योगी पर रुकती है। आज अगर आप देखेंगे तो हिंदू ब्रांड के नेता बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितना हिंदुत्व हिंदुत्व करते हैं वो योगी के अलावा कौन करते हैं। हालांकि एक छोटी सी कोशिश हुई है फडणवीस की तरफ से, अगर आपने देखा होगा, औरंगजेब की कबर खोदो और ये करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी इसमें सफल होंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैलेंस बनाने के लिए तमाम चीजें करती है और इसीलिए योगी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जो पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाएगा, जो संघ का एजेंडा आगे बढ़ाएगा, उसको आगे किया जाएगा। और आरएसएस देखिए, आरएसएस उस तरीके से करती है कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें एक नए सेनापति को हमेशा तैयार रखना चाहिए। सेनापति युद्ध में गया है, सेनापति अगर युद्ध में मारा जाता है, सेनापति अगर युद्ध में घायल हो जाता है, तो हमें एक नया योद्धा तैयार रखना चाहिए ताकि तुरंत उसकी जगह पे हम उसको भेज सके। तो आरएसएस चाहता है कि मोदी जी का अभी कुछ पता नहीं कितने दिन है, नहीं है, अंत में तो हटाना ही पड़ेगा। ये भी गारंटी है कि इस बार 2029 के चुनाव में मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। अगर स्थिति यहां तक आ गई है तो अब मोदी का चेहरा 2029 में प्रधानमंत्री का नहीं बनेगा। आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को एक नया चेहरा पेश करना पड़ेगा, जिसके चेहरे पे 2029 का चुनाव होगा। तो उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं आरएसएस कर रही है और उस रूप में जो चेहरा सबसे आगे उभर के आता है, मुझे लगता है वो योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए योगी के नाम पे चर्चाएं ज्यादा हो रही है। जी जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का चेहरा सर जरूर निकल कर आता है। फिर अमित शाह का क्या होगा, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ को अगर प्रमोट भी कर दिया जाता है, लेकिन उनका विरोध अंदर खाने बहुत ज्यादा है, जैसा कि समय समय पर तस्वीरें निकलकर सामने आती रही हैं। यूपी की अगर बात करें तो आपने भी देखा कि सरकार और संगठन को लेकर जो मतभेद हुआ था, उसमें यूपी में मंत्रियों की एक लॉबी जो है वो बिल्कुल मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि मीटिंगों से बहिष्कार कर दिया गया था। केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी नहीं पहुंच पा रहे थे, और यहाँ तक कि जो जुड़े हुए दल है, संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, इन्होंने भी किनारा कर लिया था योगी आदित्यनाथ से। फिर वहां किसी तरीके से स्थिति संभाली गई। इससे अगर पहले उठकर चलते हैं तो एके शर्मा जी को जब यहाँ पर लाया गया उत्तर प्रदेश में, तब भी इस बात की अटकलें थी कि एक अंकुश के तौर पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर इनको बैठाया जाएगा, मतलब देख रेख के लिए, ये सारी चीजें। तब मतभेद खुलकर सामने आया। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जब राज्य की नीतियों कहीं ना कहीं केंद्र को नहीं भाई, तो उन्होंने फिर इसके बाद मीटिंगों का दौर चला, फिर योगी आदित्यनाथ को नहीं शामिल किया गया, तब मीटिंगें हुई।
तब ये कयास लगे। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ अगर बढ़ते भी आगे तो उनको जो है सरकार की ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके साथ उनका समर्थन मिलेगा? क्या लगता है सर आपको? देखिए शोभित, अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, जितने लोगों के नाम गिनवा रहे हैं और जितने आप घटनाएं गिनवा रहे हैं, सीधी सी बात है, ये दिल्ली के इशारे पे हो रही थी। और दिल्ली में किसके इशारे पे हो रही थी? अमित शाह के इशारे पे हो रही थी, गुजरात लॉबी के इशारे पे हो रही थी। तो गुजरात लॉबी तो अभी दबाव में है। तो ये जितने लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, एक डांट संघ की पड़ेगी या एक डांट जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी पड़ेगी, तो सब लाइन पे आ जाएंगे। योगी का विरोध करने वाले चंद लोग थे जिनका दिमाग ठीक कर दिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां थे ये लोग जब पार्टी की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई? तो योगी ने दिखा दिया है कि मेरे विरोधियों का यहाँ पे कोई ढिल्ला नहीं उठता है और उनके बस का कुछ नहीं है। आज आप विरोधियों के नाम अगर उंगलियों पर गिनोगे, सब धराशायी हैं, सब कोने में पड़े हुए हैं। चाहे वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हो, चाहे वो अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे हो, और चाहे योगी के विरोधी हो उत्तर प्रदेश में, आज सब किनारे खड़े हुए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए योगी का विरोध करने वाले चंद लोग हैं और वो किसी के इशारे पे विरोध कर रहे थे। जब देखिए सत्ता परिवर्तन होता है, जब ऊपर का आपका कंट्रोल परिवर्तन होता है, तो सब उसी लाइन पे आ जाते हैं। सबसे बड़े राजपूत तो यही है ना, जिसका राज उसी के पूत हो जाते हैं। ये कल को अगर सत्ता परिवर्तन होगा, कल को कोई दूसरा मुखिया बदलेगा तो उसका गुणगान शुरू कर देंगे। इनका अपना अस्तित्व तो है नहीं। अपना अस्तित्व वाले लोग, अपना जिनकी अपनी बैकग्राउंड होती है, जिनका अपना क्षेत्र होता है कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीत के आते हैं, इनमें सबसे कई लोगों की ऐसी संख्या है कि अपने बलबूते वो चुनाव ही नहीं जीत सकते। वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चुनाव जीत के आ गए। अब तो अगर बड़े भारी नेता थे ये लोग, तो इस बार लोकसभा के चुनाव में क्यों चुनाव हार गए? अगर योगी का विरोध करने वाले, आपने देखा अधिकतर लोग वेस्टर्न यूपी में चुनाव हारे हैं, तो फिर वो अगर उनकी अपनी हैसियत थी तो चुनाव क्यों हार गए? तो इसलिए ये किसी के इशारे पे काम कर रहे थे और वो कंट्रोल जहां से हो रहा था वो कंट्रोल बदल रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई खास इनका मामला चल पाएगा विरोध का, और विरोध करने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी जब आप ऊपर से इशारा हो जाता है। जी बिल्कुल सर। अमित शाह के सपने का क्या होगा सर? फिर ये भी एक सवाल बनता है क्योंकि वो भी तो लगातार ये उम्मीदवारी जताते हैं कि हाँ हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या इस तरह की चीजें समय समय निकल कर सामने आती हैं। देखिए शोभित, अमित शाह का नाम हमेशा मोदी शाह होता है, और अमित शाह और मोदी एक हैं, और अमित शाह मोदी के बिना कुछ नहीं है। अगर मोदी हटते हैं तो अमित शाह ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। पार्टी में उनकी इस तरह से कोई मान्यता नहीं है, इस तरह से कोई उनको नहीं मानता है कि वो इंडिविजुअली कुछ कर सकते हैं। हालांकि इसमें यह बात आपकी है कि कोशिश जरूर कर रहे हैं वो, और इस कोशिश में वो कितने कामयाब होते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल तौर पे अमित शाह कुछ कर पाएंगे, और अमित शाह इस लेवल पर चले जाएंगे कि वो आरएसएस को भी कंट्रोल कर ले, आरएसएस को भी मना ले, और भारतीय जनता पार्टी में भी उनका स्थान इस तरह का हो। आज की जो भारतीय जनता पार्टी पे कंट्रोल अमित शाह का है, वो तमाम अन्य कारणों से है, दूसरे कारणों से है। उनकी मान्यता पार्टी में उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की एक होनी चाहिए। और आप जिस प्रकार से बिहेव देख रहे हैं पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो आपने मंत्री बना रखे हैं, जो आपने पदाधिकारी बना रखे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कोर लोग हैं, जिनकी अपनी मान्यता है, जो लंबे समय से पार्टी में जुड़े हुए हैं, जिनका अपना जनाधार है, वो कहीं ना कहीं किनारे लगे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। वो उन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया खुल के, दबी जबान में वो जरूर बोल रहे हैं लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हो। और जैसे ही एक मौका मिलेगा वो सब लोग बोलेंगे। मैं आपको ये भी अंत में यहाँ बता दूं कि ये जिस प्रकार की बात हो रही है, आज भी अमित शाह जी संसदीय दल की मीटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको पता है कि लगभग 3 से 4 दर्जन ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में जो संघ की विचारधारा के हैं, संघ की मानसिकता के हैं। तो वो संसदीय दल की मीटिंग में खड़े होकर सवाल पूछने लगेंगे और एक सवाल का ही जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी एक और कुंभ की तारीफ करते हैं लेकिन योगी का नाम नहीं लेते हैं। तो क्यों आप कुंभ की तारीफ कर रहे हैं? और कुंभ का असली नायक कौन है? लेकिन नाम आप नहीं ले रहे हैं। तो ये जताता है कि आप जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला काम कर रहे हैं, और आपको लग गया है कि आपके हाथ से मामला निकल चुका है। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं नागपुर जाने की, नागपुर जा रहे हैं घुटने टेकने के लिए और किसी तरह अपना एक्सटेंशन कराने के लिए, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है। जी जी चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नागपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां से अपने साथ क्या लेकर आते हैं, क्या बड़ी नसीहत लेकर आते हैं, क्या अपना एक्सटेंशन करा पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है
क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बनती हुई नजर आ रही हैं, उनसे तो आने वाले दिनों में बहुत उथल-पुथल, बहुत कह सकते हैं परिवर्तन का दौर की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता, वो बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या तस्वीरें होंगी, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।